हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा हो। मतलब बॉडी टाइनी शेप की हो या फिर सेलेस्टियल बॉडी हो, वो दोनों बॉडी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताता है कि दोनों बॉडी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to Newton's law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with a definite force which is directly proportional to product of the masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वो दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। m1 मास का ऑब्जेक्ट m2 मास के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जबकि m2 मास का ऑब्जेक्ट m1 मास के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स है F। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम इसी F को कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है d। इट मीन्स f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो हम देखते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। जब हम दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं कैपिटल G। कैपिटल G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी मैथमेटिकली वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से दो बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों का मास गिवन होगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस भी गिवन होगा और बोला जाता है कि दोनों बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करो। तो इजीली हम इस फॉर्मूले में m1 m2 और d की वैल्यू को पुट करेंगे। g की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है तो हम f कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। ये जो कैपिटल G है इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। हम इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कैपिटल G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। कैपिटल G की वैल्यू आप अर्थ पे ले लो या फिर यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, सोलर सिस्टम के हम बाहर चले जाएं, दूसरे गैलेक्सी में चले जाएं, पानी के अंदर चले जाएं या किसी भी मीडियम में, चाहे फिर वो वैक्यूम हो, चाहे मीडियम हो, चाहे ना हो, हर जगह पे कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, कई एग्जाम में कैपिटल G की यूनिट भी पूछा जाता है और क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट से कैपिटल G का डायमेंशन भी पूछा जाता है। तो प्लीज़ कैपिटल G की यूनिट और डायमेंशन में कोई गलती मत करना।
तो स्टूडेंट, आज हमने सीखा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें कि हमने किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना सीख लिया है।